जब बात अनसिक्योर्ड लोन की होती है, जी हां, उसी लोन की बात कर रहा हूं जो आपको आपके सिविल स्कोर को देखकर और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर दिया गया है। अनसिक्योर्ड लोन हो या सिक्योर्ड लोन, कोई भी इंसान हो, चाहे कोई रेहड़ी चलाने वाला व्यक्ति हो या कोई बड़ा बिजनेस टाइकून, कोई एडवोकेट्स हो या कोई नॉर्मल नौकरी करने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने लोन का डिफॉल्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते जब व्यक्ति लोन के दलदल में धंस जाए और मल्टीपल लोन का शिकार हो जाए, तो मल्टीपल लोन का शिकार होने की स्थिति में इंसान पूरा प्रयास करता है कि जब तक हो सके वह लोन की ईएमआई का भुगतान करे। यदि उसके पास कोई चल अचल संपत्ति है तो वो उसको बेचकर भी अपने लोन का निस्तारण करना चाहता है, अपने जीवन से तनावों को समाप्त करना चाहता है। कोई व्यक्ति जानबूझकर लोन का डिफॉल्ट करना कतई नहीं चाहता है। सिविल स्कोर के डर से कहो या परिवार में पता चलने के डर से कहो या रिकवरी एजेंट के हरेसमेंट को लेकर कहो, कोई भी व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि उसकी सिंगल वन ईएमआई भी डिफॉल्ट हो। लेकिन विषम परिस्थितियों के चलते, आर्थिक बिगड़े हालातों को लेकर यदि किसी व्यक्ति का कोई लोन डिफॉल्ट होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जब वह लोन चुकाने की स्थिति में है ही नहीं, जब उसके पास सिंगल ₹1 नहीं है कि वह लोन को रीपे कर पाए, ऐसी स्थिति में लोन की ईएमआई डिफॉल्ट, पहली ईएमआई डिफॉल्ट से लेकर अंत तक क्या प्रोसीजर होता है, आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर हमारे चैनल पर बात कही जाती है और आज उसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है और वह अनसिक्योर्ड लोन किन्हीं कारणों से नहीं भर पाए और पहली ईएमआई डिफॉल्ट हो गई। तो पहली ईएमआई डिफॉल्ट होने पर ही दूसरे तीसरे दिन से एनबीएफसी को ये मालूम होने पर कि उनके अकाउंट में कोई राशि नहीं आई, तो आपको फोन कॉल्स चालू हो जाते हैं, रिकवरी कॉल्स चालू हो जाते हैं, बड़े ही प्यार, मर्यादित, सम्मान भरी भाषा में, और आपको एक वैल्यूएबल क्लाइंट के रूप में, एक वैल्यूएबल कस्टमर के रूप में आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उस लोन की ईएमआई को रीपे करें। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, नहीं कर पाए तो ये थोड़ी सी जो सुर है वो कठोरता में बदलते हैं। 15 दिन हो गए, नहीं पे कर पाए और कठोरता में बदलते हैं और 15 दिन बाद भी पे नहीं कर पाए तो अब पहली ईएमआई पर रिकवरी एजेंट आपके घर आना शुरू कर देते हैं। अकेला कोई रिकवरी एजेंट नहीं आता है, साथ में 2-4 मुस्टंडों के साथ वह आपके पास आते हैं और आप इस डर से कि अब क्या होगा, तनावों में गिर जाते हैं और किसी तरह येन केन प्रकार व्यवस्था कर आप राशि जमा कराते हैं। लेकिन दूसरे महीने भी वही हालात है, तीसरे महीने भी वही हालात है और आप लोन पे ही नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति के अंदर पहले महीने बैंक आप पर कोई लीगल प्रोसेस नहीं करता है, यह बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको लोन रिकॉल, लोन डिमांड नोटिस, न जाने किस प्रकार के और नोटिसेस, कई फर्जी नोटिसेस जिनकी चर्चा हम हमेशा करते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आप उनका पोस्टमार्टम देखते होंगे, वह भी आपको भेजे जाते हैं। नियमों से परे जाकर, कानून को ताक पर रखकर रिकवरी एजेंट अपनी मनमानी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और रिकवरी का प्रयास करते हैं। यदि रिकवरी एजेंट अपनी संपूर्ण प्रयासों के बावजूद आपसे यदि लोन की ईएमआई वसूल करने में असफल रहे तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का केस फाइल किया जाता है। 2 दिन पहले ही हमारे द्वारा इसी चैनल पर सेक्शन 25 से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किया हुआ है। अब सेक्शन 25 जैसा कि मैं मेरे वीडियो में बता चुका हूं, एक लंबा प्रोसेस है। 2 साल, 4 साल, 5 साल कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है और सेक्शन 25 से किसी भी लोन की पूरी रिकवरी नहीं हो पाती है।
यही कारण है कि रिकवरी एजेंट द्वारा हार्ड रिकवरी की जाती है, और रिकवरी एजेंट को भी आप कैसे मैनेज करें इसके बारे में वीडियो 2-3 दिन पहले ही हमने पोस्ट किया है, जिसे आप बखूबी देख सकते हैं। अब जब रिकवरी कॉल्स फेल हो गई, रिकवरी एजेंट फेल हो गए, सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट से कोई राहत नहीं मिली, ऐसी अवस्था में वक्त लोन आपने जो सिक्योरिटी चेक्स दिए थे उन सिक्योरिटी या पीडीसी चेक्स का इस्तेमाल करके 138 एनआई एक्ट का केस फाइल किया जाता है। लेकिन लोन डिफॉल्ट होने से पहले या लोन डिफॉल्ट होने पर यदि आपने कोई प्रायर नोटिस दिया है तो वह प्रायर नोटिस जो चेकों का जिक्र है उसके आधार पर आप 138 एनआई एक्ट से राहत पा सकते हैं, और वहीं पर आप इंटीमेशन लेटर के जरिए रिकवरी एजेंट को भी मैनेज कर सकते हैं, आने वाली रिकवरी कॉल को भी मैनेज कर सकते हैं। यदि उनके द्वारा ज्यादा बदतमीजी की जाए, परेशान किया जाए, तो इस अवस्था के अंदर भी आप उन्हीं की मेल आईडी पर यानी कि एनबीएफसी की मेल आईडी पर भी आप कंप्लेंट फाइल करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी रिकवरी एजेंट के मैटर में और सेक्शन 25 के मैटर में डिटेल वीडियो इसी चैनल पर पोस्ट है, उसे आप देख सकते हैं। सेक्शन 138 एनआई एक्ट हो या सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ये दोनों ही कोर्ट प्रोसेस है, कोई आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं कि 2 महीने में एनबीएफसी को रिजल्ट मिल जाएगा। यही कारण है कि जल्द से जल्द राहत पाने के लिए अपने लोन का एनपीए होकर वो राइट ऑफ ना हो जाए, इस स्थिति में एनबीएफसी यूज करती है आर्बिट्रेशन का हथियार, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसके बारे में आप सबको पता ही है, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, आर्बिट्रेशन एक्ट को समझ चुकी है, आर्बिट्रेशन नोटिस को पढ़ना समझ चुकी है और उसका ऑब्जेक्शन फाइल करना सीख चुकी है। कंपनी आर्बिट्रेशन पर रिप्लाई देना सीख चुकी है और वही आर्बिट्रेशन सजेशन पर भी अपनी बात रखना जनता जान चुकी है। लोन डिफॉल्टर जान चुके हैं कि इन 2 नोटिसों को, इन 2 रिप्लाई देने के बाद भी यदि आर्बिट्रेटर का हियरिंग नोटिस आता है तो उस पर भी कैसे रिप्लाई दिया जाता है, और उस रिप्लाई के बाद अवार्ड पास ही नहीं हो सकता, और पास हो जाए तो वह एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाएगा। इस बारे में भी डिटेल वीडियो इसी चैनल पर पोस्ट किया गया है। साथियों, जब लगातार 1 ईएमआई, 2 ईएमआई, 3 ईएमआई बाउंस हो गई और लगातार 3 ईएमआई बाउंस होने पर कंपनी ने अपने सारे ताम जाम यानी कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण हर नीति, हर रास्ता अपनाते हुए उन्होंने प्रयास किया कि उनको लोन का भुगतान, उनकी ईएमआई का भुगतान हो जाए, लेकिन लोन एनपीए हो गया, लोन राइट ऑफ हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर सेक्शन 25 से उनको राहत नहीं मिल पा रही है, 138 एनआई एक्ट से राहत नहीं मिल पा रही है, लोन एनपीए हो गया, राइट ऑफ हो गया। अब ऐसी स्थिति में कंपनी आपसे सेटलमेंट करती है। सेटलमेंट कभी भी ये ध्यान रखिए कि लोन सेटलमेंट लेटर लेकर किया जाता है। कंपनी ने यदि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया हुआ है तो विड्रॉल करने की कंडीशन पर ही सेटलमेंट होता है। लोन सेटलमेंट लेटर में जो नियम और शर्तें लिखी है उनको आपको बखूबी पढ़ना चाहिए और अपने लीगल एक्सपर्ट से उसकी राय लेनी चाहिए। इन तमाम परिस्थितियों से गुजरने के बाद आपका लोन सेटलमेंट कितने % पर होगा आपके लिए जानना भी जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि 10% से लेकर 15%, 20%, 25%, 35% अलग अलग चीजें निर्भर होती है, लेकिन लोन सेटलमेंट न तो किसी एडवोकेट्स द्वारा कराया जाता है न किसी एजेंसीज द्वारा। लोन सेटलमेंट कभी भी जो एनबीएफसी कंपनी है वो और आप दोनों के बीच का मैटर होता है, लेकिन इसके बीच में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह निपटाते हैं आपके लीगल एक्सपर्ट। इसीलिए यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हैं और लोन को टाइम पे रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी अपने लीगल एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक नोटिस में किस नोटिस का जवाब देना चाहिए, किस नोटिस का क्या जवाब देना चाहिए और किस नोटिस का जवाब देना आवश्यक नहीं है, ये वह बता सकते हैं। एक प्रायर नोटिस तैयार करना, एक इंटीमेशन नोटिस तैयार करना, किसी भी नोटिस का रिप्लाई तैयार करना या प्रत्येक आर्बिट्रेशन नोटिस का रिप्लाई देना एक लीगल एक्सपर्ट का काम होता है। इस मामले में डिटेल जानकारी हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल पर पोस्ट है, जहां हर वीडियो पोस्ट है, जहां विजिट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। इन तमाम प्रोसेस को अपनाने के बाद ही कंपनियां कभी भी लोन सेटलमेंट पे आती है। आप कतई ये ना सोचे कि आपकी पहली ईएमआई बाउंस होती है आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा। यदि आपको कोई ऐसी सलाह दे रहा है तो ये यकीन मान के चलिए कि आपके साथ धोखा हो रहा है। साथियों, लोन डिफॉल्टर
के हक और अधिकारों को लेकर एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने एसोसिएट पर कई वीडियो पोस्ट है, जहां विजिट करके आप अपने हक और अधिकारों के बारे में जान सकते हैं। इसके बावजूद यदि आपका कोई सवाल है, चैनल पर विजिट करें और उसके बाद भी यदि आप बात करना चाहें तो कॉल बुक करके बात कर सकते हैं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।